इस कहानी की शुरुआत में हम बॉब नाम के एक स्नाइपर को देखते हैं जो फिलहाल अफ्रीका में मौजूद होता है और अपने साथी डैनी के साथ एक मिशन पर होता है। कुछ देर तक निगरानी करने के बाद बॉब को एक आतंकवादी की गाड़ी दिखाई देती है और वह बिना कोई देरी किए उस आतंकवादी को गोली मारकर ढेर कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों वहां से निकल पाते, आतंकवादियों के एक ग्रुप ने अचानक उन पर गोलियों की तेज बारिश शुरू कर दी। इस मौके पर बॉब ने अपनी जबरदस्त काबिलियत का प्रदर्शन किया और उनमें से कई आतंकवादियों को मार गिराया। मगर देखते ही देखते यह सिचुएशन उसके काबू से बाहर होने लगी। इसी दौरान दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर उनके आसपास बम बरसाना शुरू कर देता है। अब यहाँ बॉब ने CIA से तुरंत मदद मांगी, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसी जबरदस्त फायरिंग के बीच एक गोली डैनी को जा लगी और वह वहीं अपनी जान से हाथ धो बैठा। अपने साथी की मौत देखकर बॉब गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत उस हेलीकॉप्टर पर लगातार कई गोलियां चला दी। शुरुआत में उसका निशाना सही नहीं लगा, लेकिन कुछ और कोशिशों के बाद आखिरकार वह उस हेलीकॉप्टर को तबाह करने में कामयाब हो गया। इस घटना के 3 साल बाद हम दोबारा बॉब को देखते हैं, जो अब आर्मी से रिटायरमेंट ले चुका होता है और अपने कुत्ते के साथ जंगल में एक शांत और साधारण जिंदगी गुजार रहा होता है। फिर एक दिन आइजैक जॉनसन नाम का एक आदमी, जो CIA का हेड होता है, बॉब से मिलने आता है। दरअसल आइजैक को जानकारी मिली होती है कि बहुत जल्द अमेरिका के प्रेसिडेंट पर एक जानलेवा हमला होने वाला है। इसी वजह से वह बॉब के पास आता है ताकि एक माहिर स्नाइपर की मदद से उस अटैक को पहले ही नाकाम किया जा सके। हकीकत में बॉब की जिम्मेदारी यह थी कि वह प्रेसिडेंट को निशाना बनाने के अलग अलग प्लान्स तैयार करे, ताकि आइजैक और उसकी टीम हर मुमकिन चैलेंज का पहले से सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रह सकें। शुरुआत में बॉब ने यह जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अब आर्मी से रिटायरमेंट ले चुका होता है और वह अपनी उस पुरानी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब आइजैक ने उसे इस मामले की गंभीरता के बारे में बताया, तो आखिरकार बॉब भी यह काम करने के लिए राजी हो गया। अब रवाना होने से पहले आइजैक ने बॉब को इस मिशन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दे दी और उसे अगले हफ्ते वॉशिंगटन बुलाया। एक हफ्ते बाद बॉब वॉशिंगटन DC पहुंच गया, जहां प्रेसिडेंट को अपनी स्पीच देनी थी। कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद बॉब ने आइजैक को बताया कि प्रेसिडेंट पर हमला फिलाडेल्फिया में किया जाएगा। ये सुनकर आइजैक ने बॉब का शुक्रिया अदा किया और उसे प्रेसिडेंट की स्पीच वाले दिन भी वहां मौजूद रहने के लिए कहा। इसी तरह दिन गुजरते रहे और बहुत जल्द वह अहम दिन भी आ पहुंचा, जब प्रेसिडेंट पूरे देश के सामने अपनी स्पीच देने वाले थे। तो दूसरी तरफ बॉब आइजैक के साथ एक ऐसे रूम में पहुंचा जहां से वे पूरे शहर का जायजा ले सकते थे। यहाँ बॉब की मुलाकात माइकल सैंडोर नाम के एक आदमी से हुई, जो आइजैक की टीम का एक अहम सदस्य था और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में उसका बहुत बड़ा किरदार था। जैसे ही प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर आए, तो बॉब ने सबको बताया कि प्रेसिडेंट पर हमला करने के लिए यही सबसे अच्छा मौका हो सकता है, इसीलिए हमें तुरंत उन्हें स्टेज से नीचे लाना होगा। लेकिन अभी बॉब अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि रूम में मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने अचानक उस पर गोली चला दी, जबकि दूसरी तरफ एक अनजान स्नाइपर ने प्रेसिडेंट को गोली मार दी। ये नजारा देखते ही बॉब खिड़की तोड़कर वहां से भाग निकलता है। बॉब के जाते ही आइजैक की टीम ने पूरे रूम को साफ कर दिया और एक टेबल पर बॉब की स्नाइपर राइफल और उसके फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए। दूसरी तरफ निक नाम के एक FBI ऑफिसर ने बॉब को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बॉब ने बड़ी आसानी से उसे काबू कर लिया और उसे हैंडकफ लगाकर वहां से निकलने लगा। लेकिन वहां से रवाना होने से पहले बॉब ने निक को बताया कि उसने प्रेसिडेंट को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इसके बाद वह निक की गाड़ी में बैठ गया और शहर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मगर अभी वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि FBI की एक टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस से बचने के लिए बॉब ने अपनी गाड़ी एक कार वॉश में ले जाकर छिपा दी और जल्दी से अपने जख्मों की मरहम पट्टी कर ली। लेकिन कुछ देर बाद जब वह दोबारा सड़क पर आया, तो पुलिस की एक टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब क्योंकि बॉब के पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसी वजह से बॉब ने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और उसे सीधा एक नदी में ले जाकर गिरा दिया। इसके बाद FBI की टीम ने उस नदी में अच्छी तरह तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें बॉब का कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि वह पहले ही एक बोट के साथ लटक कर वहां से फरार हो चुका था। कुछ देर बाद बॉब किनारे तक पहुंच गया और एक ट्रक चोरी करके वहां से निकल गया। दूसरी तरफ देश के सभी न्यूज चैनल्स पर बॉब की तस्वीर दिखाई जाने लगी और उसे प्रेसिडेंट का कातिल बताया जाने लगा। इसके बाद हम FBI के हेडक्वार्टर्स का दृश्य देखते हैं, जो निक से काफी नाराज था, क्योंकि बॉब उसे चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया था। यहाँ निक ने अपने सीनियर को बताया कि भागते समय बॉब ने उससे कहा था कि उसने प्रेसिडेंट को कत्ल नहीं किया, लेकिन निक के सीनियर ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि निक को डिमोशन देकर FBI के कॉल सेंटर में तैनात कर दिया। रात होने के बाद
बॉब एक सुपरमार्केट में पहुंचा और अंदर जाने से पहले उसने दुकान की बिजली बंद कर दी। इसके बाद वह सुपरमार्केट के अंदर गया, जहां उसने वहां मौजूद एक लेडी से कुछ जरूरी सामान खरीद लिया। इसके बाद बॉब दुकान के टॉयलेट में चला गया, जहां उसने अपने जख्मों की मरहम पट्टी की। लेकिन इसी दौरान दुकान में मौजूद उस लेडी को बॉब पर शक हो गया और उसने तुरंत FBI को कॉल कर दी। यहाँ उसकी कॉल निक ने रिसीव की, जिस पर उस लेडी ने उसे बताया कि हो सकता है कुछ देर पहले बॉब उसकी दुकान पर आया था। उस महिला की बात पर भरोसा करते हुए निक ने अपने सीनियर को यह जानकारी दी, लेकिन उसकी पिछली गलतियों की वजह से सीनियर ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। इसके बावजूद निक ने पूरी रात उसी केस पर काम जारी रखा और बॉब के बारे में सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। अगली सुबह एक लेडी उस ऑफिस में आई, जो हकीकत में निक की कॉलीग थी। जब उसने निक को उस केस पर काम करते हुए देखा तो उसने उसे बताया कि जिस पुलिस ऑफिसर ने बॉब पर गोली चलाई थी, गुज़िश्ता रात किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। यह सुनने के बाद निक को यकीन हो गया कि बॉब बिल्कुल बेकसूर है और किसी ने उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं, जो एक औरत से मुलाकात करने के लिए उसके घर पहुंचता है। दरअसल यह औरत कोई और नहीं बल्कि डैनी की विडो वाइफ सैरा थी। हालांकि आज सैरा पहली बार बॉब से मिल रही थी, लेकिन वह उसे कई सालों से जानती थी, क्योंकि डैनी की मौत के बाद बॉब ने उसे एक लेटर लिखा था और वह हर साल सैरा को फ्लावर्स भेजता था। अब सैरा ने भी टीवी पर बॉब के बारे में सब कुछ देख लिया था। इसी वजह से सैरा ने बॉब की मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बॉब ने उसे बताया कि वह बेकसूर है, तो सैरा ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। अंदर आने के बाद सैरा ने बॉब को बताया कि प्रेसिडेंट बिल्कुल महफूज है और उस दिन जो गोली चली थी वह वहां मौजूद एक दूसरे मुल्क के पॉलिटिशियन को लगी थी। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं, जो क्राइम सीन के आसपास मौजूद तमाम बिल्डिंग्स की जांच कर रहा था। इसी दौरान वह एक बिल्डिंग में पहुंचा, जहां उसे स्नाइपर ट्राइपॉड के निशान मिले और ये बिल्डिंग क्राइम सीन से तकरीबन 500 मीटर दूर थी। ये देखकर निक को कुछ हैरत हुई, क्योंकि बॉब की फाइल में उसने पढ़ा था कि बॉब एक इंतहाई माहिर स्नाइपर है, जो कई मील दूर से भी अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। तो फिर सिर्फ 500 मीटर की दूरी से उसका निशाना कैसे चूक गया और उसने प्रेसिडेंट के बजाय वहां मौजूद दूसरे पॉलिटिशियन को कैसे मार दिया। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं, जो पेशे के एतबार से एक नर्स है और इस वक्त बॉब का इलाज कर रही है। कुछ देर बाद जब बॉब को होश आया तो सैरा ने उसे बताया कि हुकूमत ने उसके डॉग तक को मार दिया है। ये सुनकर बॉब को बहुत अफसोस हुआ और उसने अहद किया कि वह अपने नाम पर लगे इस दाग को जरूर मिटाएगा और इस काम में सिर्फ निक ही उसकी मदद कर सकता है। यहाँ बॉब ने एक प्लान तैयार किया, जिसके मुताबिक सैरा एक कैफे में निक से मुलाकात करने पहुंच गई। वहां सैरा ने निक को पूरी हकीकत बता दी और उसे आइजैक की गाड़ी का नंबर भी दे दिया, ताकि निक इस मामले की मजीद तहकीक कर सके और आइजैक के दिल में भी खौफ पैदा हो जाए। अब निक ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और उस गाड़ी के नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आइजैक को भी मालूम हो गया कि FBI का एक ऑफिसर उसकी गाड़ी को ट्रैक कर रहा है और यह वही ऑफिसर है जिसकी गाड़ी में बॉब फरार हुआ था। लेकिन इससे पहले कि निक उस राज की हकीकत तक पहुंच पाता, आइजैक के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसे बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। असल में वह यह जानना चाहते थे कि आखिर निक को कितनी हकीकत मालूम हो चुकी है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी निक ने उन्हें कुछ नहीं बताया। चुनांचे उन्होंने निक को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाते, बॉब ने अपनी स्नाइपर स्किल्स की मदद से आइजैक के तमाम लोगों को हलाक कर दिया। यहाँ निक ने बॉब से कहा कि उसे मालूम है कि तुम बेकसूर हो, इसलिए खुद को पुलिस के हवाले कर दो ताकि कानून तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन बॉब ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वह आइजैक से बदला नहीं लेता तो वह मुस्तकबिल में किसी और के साथ भी यही काम करेगा। निक ने भी बॉब की बात को समझ लिया और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ आइजैक और उसके साथियों को मालूम हो गया कि बॉब हर साल सैरा नाम की एक लड़की को फ्लावर्स भेजता है। ये बात पता चलते ही आइजैक ने अपने आदमियों को सैरा को किडनैप करने के लिए रवाना कर दी। दूसरी तरफ बॉब और निक एक वेपन्स एक्सपर्ट से मुलाकात करने पहुंचे, जहां बॉब ने उस शख्स से सवाल किया कि क्या यह मुमकिन है कि गोली किसी दूसरी गन से फायर हो लेकिन नजर किसी और गन से आए। इस पर उस शख्स ने बताया कि हाँ, ऐसा करना मुमकिन है। इस टेक्निक को पेपर पैचिंग टेक्निक कहा जाता है, जिसमें गोली चलने की जगह कुछ और होती है जबकि दिखाई कुछ और जगह से देती है। यहाँ उस एक्सपर्ट ने बॉब को यह भी बताया कि तुम्हारे अलावा सिर्फ एक और शख्स ऐसा जबरदस्त निशाना लगा सकता है और वह है मखाओ। जब उस शख्स ने मखाओ का हुलिया बयान किया तो बॉब फौरन समझ गया कि मखाओ कोई और नहीं बल्कि माइकल सैंडोर है, जो आइजैक की टीम का हिस्सा था। इसके बाद निक ने अपने ऑफिस में कॉल की और माइकल सैंडोर के बारे में मालूमात हासिल की,
जो इस वक्त वर्जीनिया में मौजूद था। उसी रात आइजैक के 2 आदमी सैरा के घर में चुपके से दाखिल हुए ताकि उसे किडनैप कर सकें। यहाँ सैरा ने एक आदमी को तो मार दिया, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे आदमी ने उसे पकड़ ली। दूसरी तरफ आइजैक को भी अंदाजा हो चुका था कि अब तक बॉब माइकल सैंडोर के बारे में तकरीबन सारी मालूमात हासिल कर चुका होगा और वह यकीनन उसके पीछे आएगा। इसीलिए आइजैक ने एक मंसूबा बनाया कि जैसे ही बॉब और निक माइकल सैंडोर को पकड़ने के लिए वर्जीनिया पहुंचेंगे, वह उन पर हमला करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। प्लान के मुताबिक बॉब और निक वर्जीनिया पहुंच गए और एक सुपरमार्केट में जाकर बॉम्ब बनाने के लिए दरकार तमाम सामान खरीद लिया। दूसरी तरफ बॉब यह अच्छी तरह जानता था कि आइजैक और माइकल भी उन पर जवाबी हमला जरूर करेंगे, इसलिए उसने निक को कुछ हद तक स्नाइपिंग भी सिखा दी ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसकी भरपूर मदद कर सके। अब अगले दिन बॉब माइकल के फार्म हाउस पहुंच गया, जबकि निक काफी दूर बैठकर उसे तमाम गार्ड्स की लोकेशन बताता रहा। इसके बाद बॉब ने एक एक करके तमाम गार्ड्स को खत्म कर दिया और फार्म हाउस के अंदर दाखिल होने से पहले उसने इर्द गिर्द की झाड़ियों में बहुत सारे बॉम्ब्स नस्ब कर दिए। फिर वह फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ, जहां माइकल पहले ही उसके आने का इंतजार कर रहा था। यहाँ माइकल ने बॉब को बताया कि हकीकत में हमारा मंसूबा प्रेसिडेंट का कत्ल करने का नहीं था, बल्कि उस दूसरे मुल्क के लीडर को निशाना बनाना था, क्योंकि उसी दिन वह लोगों के सामने उस गांव की हकीकत बयान करने वाला था, जिसे आइजैक और उसकी टीम ने एक ऑयल कंपनी के कहने पर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। दरअसल आज से 3 साल पहले एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी ने अफ्रीका के एक छोटे से गांव में अपनी पाइपलाइन महफूज रखने का फैसला किया था और इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें पूरा गांव खाली करवाना था। लेकिन जब गांव वालों ने वहां से जाने से साफ इनकार कर दिया, तो आइजैक और उसकी टीम ने गांव के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और बाद में उन्हें एक बड़ी इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया। अब यहाँ बॉब को सारी हकीकत समझ आ गई कि आज से 3 साल पहले जब वह अफ्रीका के उस गांव में मौजूद था, तो यूएस आर्मी ने उसे और डैनी को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। अब बॉब को यह भी एहसास हो गया कि इस पूरे घपले में सिर्फ आइजैक ही नहीं, बल्कि उस मुल्क के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी बराबर के शरीक थे। यह तमाम हकीकत बताने के बाद माइकल ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और बिल्कुल उसी लम्हे आइजैक के आदमियों ने बॉब पर हमला कर दिया। इधर दूर बैठे निक ने बाहर रखे हुए तमाम बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया, जबकि अंदर मौजूद बॉब ने आइजैक के आदमियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। आखिरकार उन सबको खत्म करने के बाद बॉब उस फार्म हाउस से बाहर निकल आया, मगर ऐन उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब चूंकि निक और बॉब इस हमले के लिए पहले ही मुकम्मल तौर पर तैयार थे, इसीलिए उन्होंने आइजैक के आदमियों का डटकर मुकाबला किया। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता बॉब के करीब आ रहा था, उसी दौरान दूसरी तरफ निक ने FBI को कॉल करके इत्तला दी कि उसने बॉब को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल निक ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि यह खबर आइजैक तक पहुंच जाए और वह खुद उससे कांटेक्ट करे। उनका यह मंसूबा कामयाब साबित हुआ और अगले ही चंद मिनटों में आइजैक ने निक को कॉल कर दी। अब यहाँ बॉब ने आइजैक से बात की और उसके सामने एक डील रखी कि अगर वह सैरा को आजाद कर दे तो वह माइकल सैंडोर की वह रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए डिलीट कर देगा, जिसमें उसने बताया था कि किस तरह आइजैक और उसकी टीम ने एक ऑयल कंपनी के कहने पर अफ्रीका के एक पूरे गांव को तबाह ओ बर्बाद कर दिया था। अब आइजैक के पास उस डील को कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वह आखिरकार उस मुआहिदे पर राजी हो गया और दोनों ने यह तय किया कि अगले दिन एक बर्फीले पहाड़ पर मुलाकात करेंगे। अगले दिन आइजैक अपने साथियों के साथ सैरा को लेकर उस पहाड़ पर पहुंच गया। उसी दौरान सामने से एक आदमी चलता हुआ उनकी तरफ आने लगा, मगर आइजैक के छिपे हुए स्नाइपर ने फौरन उस पर गोली चला दी। यहाँ आइजैक को यकीन हो गया कि उन्होंने बॉब को मार दिया है, लेकिन हकीकत में यह बॉब की एक जबरदस्त चाल थी, क्योंकि वह शख्स बॉब नहीं बल्कि निक था, जिसने अपनी जैकेट के अंदर एक बुलेट प्रूफ मेटल प्लेट पहन रखी थी। जैसे ही आइजैक के स्नाइपर ने निक पर फायर किया, बॉब को फौरन उस स्नाइपर की लोकेशन का अंदाजा हो गया। अगले ही लम्हे उसने एक हेडशॉट मारकर स्नाइपर को वहीं खत्म कर दिया। इसी के साथ बॉब ने एक और गोली उस आदमी को मारी जिसने सैरा का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। इधर दूसरी तरफ हम FBI के चीफ को देखते हैं। से निक का भेजा हुआ एक लेटर मौसूल होता है। उस लेटर में निक ने इस पूरे मिशन की तमाम मालूमात लिखकर भेजी थी। यह लेटर पढ़ते ही FBI की टीम भी फौरन उस पहाड़ की तरफ रवाना हो गई ताकि वह आइजैक और बॉब
दोनों को गिरफ्तार कर सके। इधर स्नाइपर को मारने के बाद बॉब खुद उन सब के सामने आ गया और यहाँ निक ने आइजैक और उसके तमाम साथियों से उनके हथियार ले लिए। मगर उसी दौरान सैरा ने एक गन उठाकर उस आदमी को गोली मार दी कि उसी शख्स ने उसे किडनैप करके बेहद टॉर्चर किया था। यह देखकर बॉब ने सैरा को पुरसुकून किया और फिर आइजैक के साथ ही मैक्सिम से बात करने लगा। यहाँ मैक्सिम ने बॉब से कहा, तुम इस रिकॉर्डिंग की मदद से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हुकूमत के बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी इस पूरे स्कैम में हमारे साथ शामिल हैं। अब तक बॉब भी यह हकीकत समझ चुका था कि अगर उसने यह एविडेंस पब्लिक कर दिया तो हुकूमत के ताकतवर लोग न सिर्फ उसे बल्कि निक और सैरा को भी जान से मार देंगे। इसी वजह से बॉब ने वह रिकॉर्डिंग सबके सामने आग लगाकर जला दी। इसी दौरान वहां FBI की टीम पहुंच गई और बॉब के साथ साथ आइजैक और उसके तमाम साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चंद दिन बाद बॉब को कोर्ट में पेश किया गया, जहां आइजैक और उसके साथी भी मौजूद थे। यहां बॉब ने क्राइम सीन से बरामद होने वाली अपनी राइफल मंगवाई ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। बॉब ने जज को बताया कि जिस दिन वह घर से निकला था उससे पहले उसने अपनी राइफल की फायरिंग पिन्स निकाल दी थीं और फायरिंग पिन्स के बिना उस राइफल से गोली चलाना नामुमकिन था। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने निक की तरफ राइफल का रुख करके ट्रिगर भी दबा दिया, लेकिन फायरिंग पिन्स मौजूद न होने की वजह से गोली राइफल के अंदर ही रह गई। इस तरह यह बात साबित हो गई कि बॉब इस जुर्म का जिम्मेदार नहीं था। इस तरह यह साबित हो गया कि बॉब मुकम्मल तौर पर बेकसूर है। चुनांचे कोर्ट ने बॉब को बेगुनाह करार दे दिया, लेकिन आइजैक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसके खिलाफ मौजूद आखिरी एविडेंस भी बॉब पहले ही जला चुका था। उसी रात आइजैक और मैक्सिम अपने फार्म हाउस वापस गए और अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाने लगे। मगर ऐन उसी वक्त बॉब वहां पहुंच गया और आइजैक के आदमियों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही आइजैक अपनी जगह से खड़ा हुआ, बॉब ने उसके सीने पर गोली मार दी, जिससे वह मौके पर ही हलाक हो गया। इसके बाद बॉब घर के अंदर दाखिल हुआ और आइजैक के साथ ही मैक्सिम को भी मौत के घाट उतार दिया। घर से बाहर निकलते वक्त बॉब ने गैस पाइपलाइन में एक जबरदस्त धमाका कर दिया ताकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस बाकी न बचे। आखिरकार बॉब ने अपना बदला मुकम्मल कर लिया और उस गांव में कत्ल किए गए तमाम बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिला दिया। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं, जो फार्म हाउस के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद बॉब और सैरा वहां से रवाना हो गए और एक साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज किया।